आदत हो चुकी है तेरी। ख्याति को कार के बाहर किसी स्टेचू की तरह खड़ा देखकर सर्वोज इरिटेट होकर बोला, क्या मैं तुम्हें गोद में उठाकर कार में बैठाऊं? सर्वोज की गुस्से से भरी आवाज ख्याति के कानों में पड़ी तो वो सिहर गई। आई एम सो सॉरी कहते हुए उसने छोटे बच्चे की तरह ना में अपना सिर हिलाया और फौरन कार का डोर ओपन करके सीट पर बैठ गई। उसे पता भी नहीं चला कब उसने कार में बैठकर सीट बेल्ट भी लगा लिया था। सर्वोज ने कार का एक्सीलेटर दबाया और कार तेजी से सड़कों पर दौड़ने लगी। रास्ते भर सर्वोज ने एक शब्द भी नहीं कहा और ख्याति की तो बोलने की वैसे भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कार का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा घुटन भरा था कि ख्याति खुद अपने दिल की धड़कनें सुन सकती थी। जब कार मैरिज ब्यूरो ऑफिस के पार्किंग एरिया में पहुंची तब जाकर ख्याति को एहसास हुआ कि शादी वाली बात झूठ नहीं थी। जैसे ही सर्वोज की कार रुकी, एक बॉडीगार्ड ने फौरन आकर सर्वोज को ग्रीट किया और फिर ख्याति की साइड का कार का डोर ओपन कर दिया। आसपास कुछ और लोग भी खड़े थे जिन्होंने सिर झुकाकर सर्वोज को ग्रीट किया। ख्याति ने दिल ही दिल में आह भरी। उसके सामने खड़ा ये शख्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और ना ही किसी भी इंसान से उसका कंपैरिजन किया जा सकता था। सामने से ब्लैक सूट पहने एक हैंडसम सा शख्स चला आ रहा था जिसके बाल अच्छी तरह से सेट थे। उसकी एज भी लगभग सर्वोज की जितनी ही रही होगी। उसने करीब आकर सिर झुकाया और बोला, सर प्लीज इस तरफ आइए। मैरिज ब्यूरो ऑफिस कुछ इम्पोर्टेंट स्टाफ मेंबर्स को छोड़कर पूरी तरह से खाली था। ख्याति और सर्वोज ने जल्दी ही कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करके पेपर पर सिग्नेचर कर दिए। ख्याति रोबोट की तरह सब कुछ करती चली जा रही थी और उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो सर्वोज के साथ कैसे मैरिज ब्यूरो ऑफिस से बाहर निकल आई। जब उसे अपने हाथों में मैरिज सर्टिफिकेट मिला तब उसे याद आया कि अब वो सर्वोज की वाइफ थी। सर्वोज ने अपने बगल में खड़े एक शख्स से कहा, प्रतीक मैडम को घर छोड़कर आओ। सर्वोज के मुंह से अपने लिए मैडम और घर छोड़कर आने वाली बात सुनकर ख्याति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में अब उसके पास रहने के लिए घर था? क्या आधे घंटे के अंदर उसने सच में शादी कर ली थी? वो किसी स्टेचू की तरह खड़ी थी। तभी प्रतीक, जिसका नाम अभी अभी ख्याति ने सर्वोज के मुंह से सुना था, सिर झुकाकर उसके पास आया और बोला, प्लीज मैडम आइए। इतना कहकर उसने कार का डोर ओपन किया और ख्याति अंदर जाकर बैठ गई। वो विंडो ग्लास के पीछे से सर्वोज को ही देख रही थी। कार स्टार्ट होते ही धीरे धीरे सर्वोज उसकी नजरों से गायब हो गया और उसकी कार सड़कों पर दौड़ने लगी। उसने अपने बैग से मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर देखा। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसने बिना किसी सोच विचार के आखिर कैसे शादी कर ली। मैरिज सर्टिफिकेट पर उन दोनों की पिक्चर्स लगी हुई थी। सर्वोज बहुत हैंडसम था लेकिन हमेशा की तरह पिक्चर में भी उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मैरिज सर्टिफिकेट देखते हुए उसके दिल में अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे नहीं पता था उसे अच्छा लग रहा था या बुरा लग रहा था। ख्याति अपने ख्यालों में गुम थी। उसे नहीं पता वो कब कपूर मेंशन पहुंच गई। प्रतीक ने बाहर निकलकर कार का डोर ओपन किया और उसे रिस्पेक्टफुल तरीके से अंदर तक छोड़ कर आया। ख्याति जैसे ही लिविंग रूम में एंटर हुई उसका मोबाइल रिंग करने लगा। हॉस्पिटल से कॉल था। ये नंबर देखकर हमेशा ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती थी। उसने कांपते हाथों से फोन रिसीव कर लिया। सामने से डॉक्टर की आवाज आई, मिस मेहता सारे बिल क्लियर हो गए हैं, हम कल ही आपकी मॉम का ऑपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर कहते हुए ख्याति ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे सैकड़ों टन का बोझ उसके दिल से उतर गया हो। उसने पहली बार महसूस किया कि राहत की सांस क्या होती है। उसने सोचा, क्या सर्वोज ने सच में इतनी जल्दी अपना वादा पूरा कर दिया? ख्याति अभी सोच ही रही थी कि उसका फोन फिर से रिंग करने लगा। ये मेहता इंडस्ट्री के मैनेजर का कॉल था। ये वही नंबर था जो उसे बार बार यही इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करता था कि मैडम लोग पैसे मांग रहे हैं। ख्याति ने कॉल रिसीव किया और सामने से मैनेजर की एक्साइटेड आवाज आई, मैडम कर्ज के पूरे पैसे चुका दिए गए हैं। ख्याति ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके गालों पर बहने लगे थे। उसे नहीं पता था कि वो खुश थी या दुखी। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। वो अपने पैरों को घसीटते हुए उस रूम में चली गई जहाँ वो कुछ देर पहले थी। जैसे ही उसने रूम में एंटर किया, एक मेड ने आकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज से ख्याति बुरी तरह डर गई और उसने डोर को अंदर से ठोकते हुए पूछा, ये क्या कर रही हो? मेड ने कहा, मैडम सर का ऑर्डर है, आप इस रूम से बाहर नहीं निकल सकती।
मेड की बात सुनकर ख्याति का दिल धक सा रह गया। क्या सर्वोच्च ने सच में उसे इस रूम में कैद कर दिया था? वो अपनी माँ से मिलना चाहती थी। कल उनका ऑपरेशन था। ख्याति निढाल होकर बेड पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि जिंदगी उसे किस बात की सजा दे रही थी। वो सिर्फ 21 साल की थी और उसकी जीने की ख्वाहिश पहले ही खत्म हो चुकी थी। एक पल के लिए तो उसके दिल में भी मरने का ख्याल आ गया, लेकिन वो मर नहीं सकती थी। अगर वो मर गई तो उसकी माँ को सर्वोच्च जिंदा नहीं छोड़ेगा। ख्याति को अब तक इतना तो समझ में आ ही गया था कि सर्वोच्च बहुत पावरफुल था और वो जो चाहे वो कर सकता था, लेकिन जब तक उसकी माँ जिंदा थी ये सब तकलीफें कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे बड़ी मुसीबत टल गई थी और कल उसकी माँ का ऑपरेशन भी हो जाएगा। ख्याति रोते रोते सो गई। नींद में उसने डोर ओपन होने की आवाज सुनी और तुरंत उठकर दरवाजा खुलने का वेट करने लगी। डोर ओपन होते ही एक मेड अंदर आई और उसने टेबल पर खाने की ट्रे रख दी जिसमें कुछ दवाइयाँ भी थी। दरवाजा फिर से बंद हो गया और ख्याति का दिल डूब गया। सोचना, सोना और रोना ख्याति का पिछले 2 दिन से यही रूटीन था। मेड ने देखा कि ख्याति 2 दिन से कुछ भी नहीं खा रही है तो उसने राधिका को इन्फॉर्म कर दिया। राधिका को ये सब अपने बॉस को बताना जरूरी था। उसने फौरन मोबाइल फोन निकाला और एक टेक्स्ट टाइप करके सर्वोच्च को सेंड कर दिया। सर, मैडम 2 दिन से खाना नहीं खा रही हैं और उनने मेडिसिन भी नहीं ली। करीब आधे घंटे बाद ख्याति के रूम का दरवाजा फिर खुला और राधिका अपने हाथों में एक ट्रे लेकर रूम में अंदर आ गई। उसने ट्रे को टेबल पर रख दिया। बाउल में गर्मा गर्म दलिया था जिससे भाप निकल रही थी। उसने स्माइल करते हुए पूछा, मैडम कैसी है आप? ख्याति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने नोटिस किया कि मैरिज रजिस्टर करने के बाद से राधिका और बाकी लोग उसे मिस मेहता की जगह मैडम बुलाने लगे थे। सिचुएशन कैसी भी हो, इस घर के सर्वेंट हमेशा मुस्कुराते रहते थे। शायद उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। ख्याति उठकर बैठ गई। उसकी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और उसका सिर चकरा रहा था। राधिका ने दलिया की ट्रे उठाकर ख्याति के सामने रखी और बोली, मैडम, सर ने आपके लिए मैसेज भेजा है। सर्वोच्च का जिक्र सुनकर ख्याति की पलकें कांप गईं और उसने नजर उठाकर राधिका की तरफ देखा तो राधिका सिर झुकाकर बोली, मैडम, सर ने कहा है कि मैं आपको आकर बता दूं, हॉस्पिटल में आपकी माँ को अभी भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। ख्याति की गुस्से से मुट्ठियां कस गईं। इस वक्त उसे जितनी नफरत सर्वोच्च से हो रही थी, शायद ही उसने इतनी नफरत अपनी सारी जिंदगी में कभी किसी से की होगी। उसने सोचा कि अब मैं अपनी मर्जी से अपनी बर्बाद जिंदगी का कुछ दिनों तक दुखी होकर मातम भी नहीं मना सकती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने आंखें बंद करके बेड के बैक रेस्ट से अपना सिर टिका लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि राधिका के सॉफ्ट से गर्म हाथ उसके आंसू पोंछ रहे हैं। राधिका को ख्याति के लिए बुरा लग रहा था। उसका बॉस हमेशा ही कोल्ड इमोशन वाला पर्सन था, लेकिन उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो ख्याति के साथ इतना रूड क्यों था। ख्याति खुद को संभाल नहीं पाई और इमोशनल होकर राधिका के गले लगकर रोने लगी। राधिका ने उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे छोटे बच्चे की तरह चुप कराया। ख्याति बहुत लाड प्यार से पली थी। दुख और तकलीफ उसने कभी नहीं देखी थी और एकदम से उसकी दुनिया बर्बाद हो गई थी। उसका नाजुक सा दिल ये सब संभाल नहीं पा रहा था। राधिका बोली, मैडम, कुछ खा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। राधिका ने स्पून उठाकर गर्मा गर्म दलिया स्पून में लिया और ख्याति की तरफ बढ़ा दिया। मुंह खोलने के अलावा ख्याति के पास कोई ऑप्शन नहीं था। सर्वोच्च की धमकी से वो सच में डर गई थी। ख्याति ने दलिया का बाउल राधिका के हाथों से ले लिया और खुद ही धीरे धीरे करके पूरा दलिया खत्म कर दिया। राधिका ने पीले और सफेद कलर की 2 टैबलेट निकालकर ख्याति के हाथ पर रख दी। ख्याति ने फौरन पानी की हेल्प से दोनों टैबलेट निगल ली। राधिका ट्रे लेकर जैसे ही बाहर जाने लगी, ख्याति ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, क्या तुम मुझे फोन का चार्जर दे सकती हो? मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया। राधिका अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, आई एम सो सॉरी मैडम, मैं सर की परमिशन के बिना आपको चार्जर नहीं दे सकती। ख्याति का दम घुट गया। उसे याद आया उसने 57 करोड़ 30 लाख में खुद को बेच दिया है। पेट भरने के बाद और मेडिसिन के असर से उसे नींद आने लगी और थोड़ी ही देर में वो सो गई। राधिका ने रूम से बाहर निकलकर एक टेक्स्ट टाइप किया, सर, मैडम ने खाना और मेडिसिन खा ली है, वो अब रेस्ट कर रही हैं। वो मुझसे मोबाइल का चार्जर मांग रही थी। ख्याति को इस रूम में लगभग 1 हफ्ता होने को आया था। मेडिसिन की वजह से उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई थी। अब उसे पहले की तरह गले में दर्द नहीं था, उसका सिर भी नहीं चकरा रहा था और ना ही उसे बुखार था। उसे नहीं पता था कि आज कौन सा दिन है। ये सब उसकी मेमोरी से लगभग डिलीट ही हो गया था। इस रूम में उसका दम घुट रहा था। उसके पास फोन नहीं था। वो बस दीवार पर टंगी घड़ी
को टिक टिक करते हुए देख सकती थी। मैरिज ब्यूरो ऑफिस से आने के बाद उसने एक बार भी सर्वोज को नहीं देखा था। शायद वो वापस आया ही नहीं था। वी के ग्रुप ऑफ कंपनी का हेडक्वार्टर। सर्वोज अपने ऑफिस केबिन की रोलिंग चेयर पर बैठा था। सामने उसका फ्रेंड चर्चित बैठा था। सर्वोज बोला, असीम खुराना को हैंडल करने के लिए थैंक यू सो मच। चर्चित हंसते हुए बोला, बस थैंक यू, तो मुझे पार्टी नहीं देगा? सर्वोज ने एक नजर चर्चित पर डाली और बोला, सिटी सेंटर वाली प्रॉपर्टी तेरी हुई। चर्चित की हैरानी से आंखें फैल गईं। उसने फौरन कहा, क्या तू मजाक कर रहा है? सर्वोज बोला, मैं सीरियस हूँ, अगर तुझे नहीं चाहिए तो और बात है। चर्चित फौरन हंसते हुए बोला, अरे नहीं यार, अब तू इतने प्यार से दे रहा है तो मैं क्यों मना करूंगा। वैसे असीम खुराना को हैंडल करना बहुत आसान था। तू एक काम कर, मुझे अपना बसूली भाई बना ले, मैं तेरे लिए लोगों को ऐसे ही हैंडल कर लूंगा। सर्वोज ने कुछ नहीं कहा। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। सर्वोज बोला, कम इन। कबीर ने अंदर आकर उन दोनों को ग्रीट किया तो चर्चित उठकर खड़ा हो गया और बोला, मैं भी चलता हूँ, मेरी एक मीटिंग है। सर्वोज ने हाँ में सिर हिलाया और चर्चित केबिन से बाहर निकल गया। तभी कबीर ने कहा, सर, वो दोनों लड़के सड़क छाप लोकल गुंडे थे, उन्हें सही जगह पहुँचा दिया गया है। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स सामने टेबल पर रख दिया। सर्वोज ने बॉक्स को ओपन किया तो उसके सामने बॉक्स में एक खूबसूरत सी चांदी की जूती थी। उसका साइज देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी 3-4 साल की बच्ची की हो। कबीर ने सर्वोज की तरफ देखा जो बिना पल के झपकाए जूती को घूर रहा